जैन दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप क्लास 12 फिजिक्स का छात्र हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, प्रश्न के साथ उनका आंसर भी देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आने वाले प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को फुल वॉच करके इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है, वो भी टाइमली कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उन प्रश्नों को देखते हैं और अच्छी तरह से हम लोग उनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दूं कि मैं फिजिक्स का काफी सारा वीडियो में बना के पहले से ही रखा था। देखिए, मैं जानता था कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत उसमें कम समय मिलेगा, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। बस आपको उन वीडियो देखकर अच्छे तरीके से फिजिक्स की तैयारी कर लेनी है। देखिए दोस्तों, अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट में उसका लिंक है, मैंने सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, बस उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारे वीडियो आपके सामने खुल जाएगा, एक एक करके देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं बताया है, 3 नंबर वाले, साथ में 1 नंबर वाले प्रश्न नहीं बताया है, सिर्फ 5 नंबर वाले प्रश्न मैंने नहीं बताया है, तो वो आज दोपहर तक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और साथ में दोस्तों, उस प्लेलिस्ट में मैंने डेरिवेशन का भी वीडियो ऐड किया है, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आपको डेरिवेशन पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्द से जल्द जाइए और जल्द से जल्द देखिए, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। कोई आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश गति कर रहा है और इसी गति के कारण इस क्षेत्र में एक बल लगेगा और इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। सूत्र आप लिख दीजिएगा इसके साथ साथ, F बराबर क्यू वी साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए, वेक्टर रूप बोला था, वेक्टर रूप लिख दीजिएगा, F वेक्टर बराबर क्यू, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करके v वेक्टर गुणे v वेक्टर लिख दीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषता लिखिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, नाम से पता चल रहा है समविभव यानी कि समान विभव, ठीक है। अभी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसा कि यहां पर देखिए, आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है, आपके पास यहां पर विद्युत क्षेत्र है और इसमें देखिए एक पृष्ठ है और इन पृष्ठ के सारे बिंदु पर, यहां पर जो भी इस बिंदु से बने, इन सारे बिंदु पर जो विद्युत विभव है वो समान है और इसे ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है। अब बोला विशेषता लिखने के लिए, तो आप 2-3 विशेषता भी लिख दीजिएगा। देखिए, पहला यहां पर मैंने लिख रखा है कि समविभव पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होते हैं। क्लियर है। दूसरा मैंने लिख रखा है कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। देखिए सर, आप लंबवत हो रहे हैं और इन पर सभी बिंदुओं पर जो विद्युत विभव होता है वो समान होता है, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आप देख लीजिए, यहां पर एक दूसरे को काट रही है, क्या नहीं काट रही है, अपने समांतर जा रही हैं। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आवेश का रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले चैप्टर से लिया गया है लेकिन काफी ज्यादा इजी है। देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर कोई चालक है, ठीक है। क्या है बच्चों, कोई आपके पास चालक है और इस पर जो भी आवेश उत्पन्न है ना, इसी के मात्रा को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, आवेश के रेखीय घनत्व को। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, ठीक है। क्यू यानी है आवेश, एल है प्रति एकांक लंबाई। क्लियर है। इसका मात्रक लिख लीजिएगा कूलम प्रति मीटर। क्लियर है। चलिए, चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा भी प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। एक होता है आवेश का रेखीय घनत्व और एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो हमने अभी आवेश का रेखीय घनत्व पढ़ लिया, यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछ रहा है। देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहां पर क्या है ना, तो आपके पास चालक है और इस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उत्पन्न है उसे ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बस दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, यहां पर एकांक क्षेत्रफल है और उसमें एकांक आप लोगों का लंबवत था। क्लियर है। देखिए, इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए, मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति
मीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, ये आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा मत। 5 नंबर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के फैराडे का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है कि फैराडे के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनके 2 नियम है, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का फैराडे का नियम लिखिए, तो आपको दोनों नियम लिखना होगा, यानी कि प्रथम नियम भी और द्वितीय नियम भी। तो देखिए प्रथम नियम क्या है, जब किसी बंद परिपथ में सम्मत चुंबकीय फलपथ के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही हम प्रथम नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा। देखिए जब किसी बंद परिपथ में, कोई आपका बंद परिपथ है, उसमें चुंबकीय फलपथ के मान में परिवर्तन होता है, जब उसके चुंबकीय फलपथ के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना, उस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम प्रथम नियम कहते हैं, फैराडे का। क्लियर है? चलिए इनका द्वितीय नियम भी लिख दीजिएगा। देखिए दोनों नियम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज वहां पर नहीं होना है। देखिए इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फलपथ के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, इसे आपका द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों सूत्र लिख दीजिएगा कि E बराबर माइनस लेमडा 5 और बटे में लेमडा T। क्लियर है? चलिए आगे देखिए 6 प्रश्न है कि हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए कहना बच्चों, तो आप लोग पॉइंट में लिख दीजिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। देखिए पहला पॉइंट बना के लिख दीजिएगा कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम में के कण कंपन करने लगते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि तरंगाग के तरंगापर पर स्थित प्रत्येक माध्यम में कण एक तरंगों से एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिसमें नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। ठीक है, इन तरंगों को द्वितीयक तनिकाओं कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहां पर रट्टा मार कर नहीं जाना है, बस यहां पर आपको 1-2 बार पढ़ लेना है, एक बार लिख लीजिएगा ना तो आपका काम बन जाएगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी हम लोग देखते हैं और उससे भी हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बार कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा, काफी है। पहला लिखिएगा कि दोनों स्रोतों समान कला में होने चाहिए। ठीक है। दूसरा लिखना है कि दोनों स्रोतों एक दूसरे के निकट होने चाहिए, ये भी ठीक है। दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, ये भी ठीक है। चलिए चौथा लिखिएगा कि दोनों स्रोतों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, और 5वां लिख दीजिएगा कि दोनों स्रोतों की तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। क्लियर है? चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए उदाहरण तो आपको यहां पर लिखना ही पड़ेगा। जब 2 अथवा 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। देखिए जब कोई छोटे छोटे 2 नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक यानी कि एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। आप लोग ये यहां पर सूत्र लिख के और नीचे लिख दीजिएगा कि सूर्य में नाभिकीय के संलयन की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि विद्युत दीर्घ आगुण की परिभाषा मात्रक विमा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पहला चैप्टर से ही लिया गया है। देखिए लिखना कैसे है वहां पर ध्यान दीजिएगा। 2 विपरीत आवेश में एक आवेश का परिणाम तथा इनके बीच की अलपतम दूरी को गुणनफल के विद्युत दीर्घ आगुण कहते हैं। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। दो विपरीत आवेश यानी कि 2 अलग अलग आवेश, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इनकी बीच की दूरी क्या है, अलग दूरी है, तो यहां पर आप 2L मान लीजिए या 2M मान लीजिए, इसे ही हम विद्युत दीर्घ आगुण कहते हैं। ठीक है, सूत्र लिख दीजिएगा P बराबर Q गुणे 2L, मात्रक हो जाएगा कूलम माइनस मीटर, बीमा हो जाएगा LT है। क्लियर है? चलिए 10वां प्रश्न देखिए, एम्पियर का परिपत्तीय नियम लिखिए। ये आपको मैं बताऊं क्या कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपको मैं कई बार बताया है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है, इसे ही एम्पियर का परिपत्तीय नियम कहते हैं। और उसके बाद ये सूत्र लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर यहां पर दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं और अच्छी तरह उनको भी हम लोग समझ लेते हैं।
11वां प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो के शुरू में ही बोला था कि जो प्ले लिस्ट उसमें जो वीडियो उनको जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप उन प्ले लिस्ट को पूरा वीडियो देखकर, देखिए ज्यादा वीडियो नहीं है, खूब से खूब होगा तो 8 से 9 वीडियो होगा और उसमें काफी छोटे छोटे वीडियो हैं, ठीक है, 2-3 ही वीडियो जो लॉन्ग वीडियो हैं, लेकिन और सब वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनको जरूर देख के जाइएगा उन वीडियो को, क्योंकि उन वीडियो को देख लिए ना तो आपका फिजिक्स का तैयारी लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। ये वीडियो देखने के बाद उन प्लेलिस्ट के वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ऐसे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर है? गुण क्या है तो 3 गुण लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। देखिए ये तरंगे प्रकाश की वेग के लिए चलती हैं, ठीक है, के लिए नहीं, के वेग से चलती हैं। क्लियर है? दूसरा है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये तरंगे त्वरित अवस्थित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? चलिए 12वां प्रश्न है कि स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फलकस ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जैसे यहां पर आप इसका सूत्र लिख सकते हैं, एल बराबर ई हो जाएगा। देखिए इसका फुल फॉर्मूला होता है एल बराबर ई बटे लेमडा आई बटे लेमडा टी, लेकिन अगर लेमडा आई और लेमडा टी का मान अगर आप 1 रख देंगे तो आपका ये सूत्र ज्ञात हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। तो देखिए x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2 हो जाएगा। x1 क्या बच्चों? प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है। x2 क्या है? द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है। f1 क्या है? प्रथम फोकस दूरी है और f2 क्या है? द्वितीय फोकस है। ठीक है, क्लियर है? चलिए 14वां प्रश्न है कि आनयन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए एक दूसरे के पास रखी 2 कुंडलियों के बीच आनयन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फलपस ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? चलिए यहां पर सूत्र लिख दीजिएगा, m बराबर E2। देखिए इसका सूत्र पूरा होता है m बराबर E2 बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, लेकिन जब इसका मान आप 1 रखेंगे तो आपका ये सूत्र निकल के आ जाएगा और इसका भी मात्रक हेनरी होता है। क्लियर है? चलिए 15 पर देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। n बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट a प्लस एस एम बटा 2 और बटे में हो जाएगा साइन a बटे 2। ठीक है, यहाँ पर जो a दिख रहा है बच्चों ये प्रिज्म कोण है, जो n दिख रहा है आप लोगों को कहाँ गया n, यहाँ पर n, यहाँ पर n अपवर्तनांक हो जाएगा। क्लियर है? एसएम जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एसएम जो यहाँ पर दिख रहा है ये अलपतम विचलन कोण है। क्लियर है? चलिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। जो 16वां प्रश्न है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्तित वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग सपट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। क्लियर है? सूत्र लिख दीजिएगा, विभेदन क्षमता बराबर 1 बटे विभेदन सीमा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए 17वां प्रश्न है कि लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा जा रही है, परिवर्तन के बाद यहाँ पर इस बिंदु को काट रही है, इसलिए ये जो बिंदु हो जाएगा ये द्वितीय फोकस हो जाएगा, जिसे हम F2 से निरूपित किए हैं। क्लियर है? 98 पर देखिए परिवर्तित दूरदर्शियों की विशेषता लिखिए। तो 2 लिख सकते हैं आप, परिवर्तित दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दूसरा होता है परिवर्तित दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विवर्तन का दोष नहीं होता है, यानी कि ये अपने ही रंग से रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं फिर एक बार बता दूं कि प्लेलिस्ट में जो वीडियो उनको जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, वहां पर मैंने सारे प्रश्नों को क्लियर करा दिया है। बस दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है, जो 5 नंबर वाले प्रश्न है, वही मैंने नहीं बताया है, जो कि आज दोपहर तक में पूरा बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट तो आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो मैं जरूर कमेंट में रिप्लाई दूंगा, ना दूं ऐसा हो नहीं सकता।
सकता है। तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी माध्यम में एक ही आवर्ती एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके आरोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदु का न्यूनतम होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। जैसे एक ही दिशा में जब आपका दो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर चलती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब ये दोनों सटती हैं तो कहीं कहीं दूर हटती हैं, कहीं कहीं पास में सटती हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े हम 20वें प्रश्न की दिहली आवर्ती तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए दिहली आवर्ती की बात करें तो किसी धातु की सतह पर आधारित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। और कार्यफलन की बात करें तो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन से ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? अभी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया तो इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैंने पिछले आपको बताया था। देखिए द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आपको तैयार करके ही जाना है। किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान के युग से कुछ कम होता है, इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये सूत्र लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों आप सोच रहे हैं सर आपका राइटिंग इसमें कैसा हो गया? तो ये मेरा पुराना वाला राइटिंग है जो आपने मैं नोटबुक से फाड़ के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा देखिए बहुत पुराना राइटिंग है, जब मैं एक तरफ से आप कह सकते हैं जब मैं मैट्रिक था तब ये मेरा ऐसा ही राइटिंग था, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।